Hi everybody, I am Nirmal Chaudhary, Director of Destination Target English and today I am going to explain you fill in the blanks जो कि 2018 में पूछे गए थे 10th क्लास जनरल इंग्लिश में। मैंने 12th क्लास के भी जो है 10 से लेकर 2018 तक के सभी फिल इन द ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्टेड को हल किया है और अभी मैं 2010 के यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सामान्यतः दोनों में ही एक जैसे जो हैं पूछे जाते हैं, तो 10th और 12th क्लास मतलब आप दोनों की प्रैक्टिस करके जो है अच्छे नंबर एग्ज़ाम में कमा सकते हैं। ज़्यादातर होता ऐसा ही है कि जो पिछले सालों में पूछे गए हैं उन्हीं में से ही जो फिल इन द ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्टेड रिपीट होते हैं। सेम टू सेम ना भी रिपीट हों तो उनमें वही जो है रूल्स पूछे जाते हैं जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो चलिए हम देखते हैं। ये यहाँ पर 7 जो है फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनमें क्या सही जवाब है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कुछ आप बेहतर करना चाहते हैं तो पहले आप इसे रोक लें वीडियो को और अपने खुद के जो है आप इसे सॉल्व कर देखें और फिर देखें कितने आपके सही निकले हैं। और अगर आपने ऐसा कर लिया है तो चलिए हम देखते हैं इसके सही जवाब क्या हैं। जो फर्स्ट है वो है कामिनी डिसाइडेड। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो आएगा 2 + फर्स्ट फॉर्म और डिसाइडेड के साथ में 2 लगकर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। तो इसे ज़रूर याद रखिए आप। कामिनी डिसाइडेड टू गो अलोन, कामिनी ने जो है अकेले जाने का डिसाइड किया। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हेन वी रीच द स्टेशन, रीच्ड मीन सेकेंड फॉर्म है। यहाँ पर जब हम रेलवे स्टेशन पहुँचे थे, द ट्रेन हैड ऑलरेडी, यहाँ पर जो सही जवाब है वो है लेफ्ट। जो हैड है उसके साथ में जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का हम यूज़ करते हैं। वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। यदि आपको ये मालूम है तो आप काफ़ी हद तक जो इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं उन्हें सही कर पाएंगे। तो आप वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स को ज़रूर याद करें। हमेशा याद रखिए हैव, हैज़ और हैड ये अगर कभी भी आपको दिखते हैं तो उनके साथ में आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है। जो लीव मीन्स होता है छोड़ना, लीव का सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है लीव लेफ्ट लेफ्ट। तो जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे थे द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, जो ट्रेन वो जा चुकी थी। इस हैड प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब होता है चुका था या चुकी थी। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है द स्टूडेंट इन दिस ग्राउंड डेली। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एस नहीं लगा हुआ है। एक स्टूडेंट है मीन्स सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ हम जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस, ई एस और आई एस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो होगा प्लेस। इसे आप ज़रूर याद रखें। एक व्यक्ति की बात हो रही है तो फिर आपको उसमें वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस, ई एस और आई एस का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट यहाँ दिया है द न्यूज़ ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड। आगे की तरफ खालिस्तान में ज़्यादातर जो संभावना होती है वो आईएनजी आने की होती है। मैं आपको डीप में रूल्स ले जाकर नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिंपल जो है भाषा में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप ज़रूर याद रखिए आगे की तरफ यदि कोई फिल इन द ब्लैंक्स होता है तो वहाँ पर 90% जो है संभावना वो आईएनजी फॉर्म की होती है। तो इसे आप ज़रूर याद रखिए। नेक्स्ट यहाँ पर है रवि यूज्ड टू इन द रिवर व्हेन ही वाज यंग। यहाँ देख सकते हैं आप यूज्ड टू है, टू के साथ भी ज़्यादातर जगह पर जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होता है। इसे भी आप ज़रूर याद रखें। इस यूज्ड टू का मतलब होता है किया करता था। यहाँ पर स्विम और स्विमिंग मैंने आपको बताया है। यहाँ पर जो सही जवाब आएगा वो आएगा फर्स्ट फॉर्म स्विम, आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं होगा यहाँ पर। रवि यूज्ड टू स्विम इन द रिवर, रवि नदी में तैरा करता था। व्हेन मीन्स जब, ही वाज यंग जब वो यंग था। यहाँ पर स्विमिंग भी हो सकता है, इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म और यूज्ड टू प्लस आईएनजी। अगर यहाँ पर इज एम आर दिया होता रवि इज यूज्ड टू, तो फिर यहाँ पर आईएनजी का हमें यूज़ करना होता है। उसका मतलब होता है आदत या आदि। रवि को तैरने की आदत है या वो तैरने का आदि है। तो इसके दो मीनिंग होते हैं, आप ज़रूर याद रखिए। अगर इज एम आर आ रहा है तो फिर आईएनजी फॉर्म आपको यूज़ करना है, और अगर टू आ रहा है मीन्स इज एम आर नहीं है तो यूज टू के साथ में फिर आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है इज एम आर वाज वर, तो आपको यहाँ पर सिर्फ टू का यूज़, टू दिया हुआ है तो उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है। इसका हिंदी में मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, किया करता था। ज़्यादातर यूज़ होता है रवि यूज़ टू प्ले, रवि खेला करता था। आई यूज़ टू डांस, मैं नाचा करता था। आई यूज़ टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। नेक्स्ट है यहाँ पर गीता वॉज वेरी टायर्ड सो शी टू बेड अर्ली। यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्ट टेंस की बात हो रही है। वॉज जो है वो पास्ट टेंस में यूज़ होता है। गीता वॉज वेरी टायर्ड, गीता जो है बहुत थकी हुई थी। सो इसलिए शी, यहाँ पर जब सेकंड फॉर्म से शुरू हो रहा है तो आपको नेक्स्ट सेंटेंस में भी जो है सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। तो गो, वेंट, गॉन, गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड है और थर्ड फॉर्म जो है गॉन। तो यहाँ पर जो सही जवाब आएगा वो होगा वेंट। सो शी वेंट टू
बेड अर्ली, तो वो जल्दी सोने के लिए चली गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉज दिया हुआ है, इसलिए वेंट का आपको यूज़ करना है। ज़रूर याद रखें सेकंड फॉर्म से शुरू हो रहा है तो अगले सेंटेंस में भी सेकंड फॉर्म आप यूज़ कीजिए। नेक्स्ट है आई हैड बीन टेनिस फॉर 2 hours, आई गॉट टायर्ड एंड टुक रेस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैड भी नहीं है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इसे बोलते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो है आईएनजी फॉर्म का हम यूज़ करते हैं, इसे याद रखिए। कंटिन्यूस कहीं पर भी आएगा वहाँ पर आपको आईएनजी फॉर्म का ही यूज़ करना होता है, तो इसे भी ज़रूर याद रखें आप। हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन यदि आपको दिख रहा है तो उसके साथ में हमेशा आप आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का ही प्रयोग करें। तो यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, वॉज सेकंड फॉर्म, इसलिए वेंट, हैड बीन के साथ में आपको जो है आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है। तो ये 7 यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किए थे। 2 पार्ट यहाँ पर पूछे गए हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। दोनों में ही जो है 5-5 आपको सही करने थे, तो मैंने पार्ट ए आपको एक्सप्लेन किया है। ये अभी सेकंड पार्ट है यहाँ पर, तो इसमें भी 7 यहाँ पर दिए हैं, आपको इन्हें हल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे अच्छी बात यही है कि सिर्फ आपको एक वर्ड वहाँ पर लिखना है और आप आसानी से 1 नंबर कमा सकते हैं। यदि आप ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें आपको 250 से 300 शब्द लिखने होते हैं और उसके बावजूद वो 7 या 8 नंबर का आता है, तो उसमें फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपको स्पेलिंग भी यहाँ पर याद नहीं करनी है, सिर्फ आपको कुछ बेसिक रूल्स ग्रामर के याद रखने हैं और सिर्फ एक वर्ड यहाँ पर लगाकर आप आसानी से अच्छे नंबर जो हैं कमा सकते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स एंड डू एज डायरेक्टेड में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसमें आप ज़्यादा मेहनत करें। ये 7 यहाँ पर दिए हुए हैं, आप चाहें तो इन्हें रोक के हल कर लें पहले और फिर इसके आंसर्स चेक कीजिए आपके कितने सही आए हैं। और यदि कर लिया है तो चलिए हम देखते हैं। माई फादर इज़ MLA। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर थोड़ा ध्यान दें। यहाँ पर जो आर्टिकल जो होते हैं AN और द, आर्टिकल का जो रूल है कि AEIOU वॉवल से शुरू होने वाले शब्दों के पहले जो है N का यूज़ हम करते हैं और कॉन्सोनेंट जो होते हैं बाकी बचे हुए उनके साथ में हम A का यूज़ करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं MLA M से शुरू हो रहा है, मीन्स ये एक आर्टिकल, मीन्स ये वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो इसका सही जवाब यहाँ पर आना चाहिए AEIOU। ये 5 शब्द यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब आपको A यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं M, ये है कंसोनेंट लेकिन आवाज़ जो है वो वॉवल की निकाल रहा है। M, A, M, A से शुरू हो रहा है ये, तो इसे विशेष रूप से आप ध्यान रखिए, इसमें सही जवाब जो होगा वो होगा N। तो इस तरह की आप गलती ना करें, इसे ज़रूर याद रखें। एक MLA पूछता है वो शॉर्ट फॉर्म में, एक SDO पूछा जाता है S, तो वो भी A से शुरू हो रहा है, उसे भी आप ज़रूर याद रखें। एक MA पूछा जाता है तो उसमें भी जो है N का यूज़ आपको करना है, तो इसे विशेष रूप से ध्यान रखें। आप इसे करते समय गलती ना करें। जो सामान्यतः जो रूल आपने स्कूल में पढ़ा होगा उसके अनुसार जो अगर A लगा दिया है तो वो गलत हो जाएगा। इसका हिंदी में मीनिंग होगा हिज फादर इज़ MLA, तो उसके पिताजी जो हैं MLA हैं। मिस्टर जॉन इज़ अ रिच मैन नॉट हैप्पी। यहाँ पर जो है सिंपल आवाज़ आ रहा है, मिस्टर जॉन इज़ अ रिच मैन। मिस्टर जॉन जो है वो एक अमीर आदमी है लेकिन नॉट हैप्पी, खुश नहीं है। तो लेकिन के लिए जो बट होता है, वर्ड होता है वो होता है बट। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है बट। एंड का मीन्स होता है और। विल यू प्लीज़ गिव मी मनी। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एनी और सम। ये ज़्यादा कंफ्यूज करता है और एनी और सम से जुड़े हुए जो हैं फिल इन द ब्लैंक्स ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इसे ज़रूर याद रखें आप। जो सामान्य नियम है एनी और सम के यूज़ करने का वो यह है कि अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर सम का यूज़ होता है और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर जो है वो एनी का यूज़ ज़्यादातर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन और नेगेटिव में एनी का यूज़ होता है ज़्यादातर जगह पर, 90% जगह पर यही रूल लागू होता है। लेकिन जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट में आपको जो है वो सम का यूज़ करना है क्वेश्चन पूछते समय भी। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट करके बताया है, प्लीज़ विल यू प्लीज़ गिव मी सम मनी, क्या आप कृपया करके मुझे कुछ पैसे दे देंगे। इसमें विल है, विल का मतलब होता है गा, आप क्या कृपया करके मुझे कुछ पैसे दे देंगे। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, इसलिए आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको सम का यूज़ करना है। 2 रूल मैंने बताए हैं, अफर्मेटिव में सम यूज़ होता है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें एनी यूज़ करना है, लेकिन जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको सम का यूज़ करना है। ही वॉज एबसेंट, ही वॉज सिक। यहाँ पर सिंपल आवाज़ आ रहा है, वह एबसेंट था क्योंकि वह बीमार था। तो सिंपल यहाँ पर आवाज़ आ रहा है आपको, बिकॉज क्योंकि लगा दीजिए यहाँ। ड्यूरिंग और व्हाइल का मतलब होता है के समय या के दौरान।
तो यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन ऐसा बैठ ही नहीं रहा है। कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिनका हिंदी समझकर जो है आप आसानी से उसमें सही जो ऑप्शन भर सकते हैं, तो आपको हिंदी ट्रांसलेशन का मालूम होना ज़रूरी है। और हिंदी ट्रांसलेशन आप तभी कर पाएंगे जब आपको जो है सारे रूल्स जो हैं मालूम हो, वर्ड के मीनिंग मालूम हो, तभी आप जो ट्रांसलेशन सही ढंग से कर पाएंगे। अगर आप हेल्पिंग और वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पे थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, यदि आप उन्हें 8-10 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप ट्रांसलेशन भी सीख जाएंगे और इस तरह के जो फिल इन द ब्लैंक्स है उन्हें भी करने में आपको आसानी बहुत होगी। आप स्पीकिंग भी कर सकते हैं और राइटिंग में भी अच्छे नंबर कमा सकते हैं। तो आप चाहें तो सारे प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स, ट्रांसलेशन, इन सब की अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बनाई है। और यदि आप थोड़ा सा उस पर मेहनत करते हैंगे तो आप आसानी से जो है ट्रांसलेशन भी सीख जाएंगे और ग्रामर के सारे रूल्स आपको मालूम चल जाएंगे। तो आप एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं, इंग्लिश बोलना भी आप सीख सकते हैं और परीक्षा में यदि इनके रूल्स आपसे पूछे जा रहे हैं तो उन्हें भी आप समझकर सही ढंग से कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है आई कम इन सर। सिंपल है, रिक्वेस्ट करने के लिए हम मे का यहाँ पर यूज़ करेंगे, मे आई कम इन सर। ज़्यादातर देखा है मैंने, हम बोलते समय कैन का भी यूज़ कर देते हैं, तो कैन रिक्वेस्ट के लिए नहीं होता है, ये बात ज़रूर याद रखें आप। रिक्वेस्ट यदि आप कर रहे हैं तो फिर मे के साथ ही करें आप, मे आई कम इन सर, कैन से नहीं बोलना है आपको। कैन का मतलब होता है मैं उस काम को कर सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता है, मैं अंदर आ सकता हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता है। जबकि हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हम निवेदन कर रहे हैं, तो इसमें आप ज़रूर याद रखिए, मे आई कम इन सर। यू आर सिटिंग सीता एंड गीता। यहाँ आप देख सकते हैं दो लोगों की बात हो रही है, दो लोगों के साथ में बिटवीन का यूज़ होता है और दो से ज़्यादा लोग हैं तो फिर अमंग का यूज़ हम करेंगे। तो यहाँ पर सीता और गीता है, इसलिए यहाँ पर बिटवीन जो है सही ऑप्शन है। बहुत सिंपल सा रूल है, इसे ज़रूर आप याद रखें। यू आर सिटिंग, तुम बैठे हो सीता और गीता के बीच में। इन सभी के मैंने अलग अलग वीडियोस भी बनाए हैं जो कॉमन कन्फ्यूजिंग जो वर्ड होते हैं, जैसे बिटवीन और अमंग में क्या अंतर है, दीज में क्या अंतर है, दैट दोज में क्या अंतर है। छोटे छोटे से वीडियो हैं, वो 2 से 3 मिनट के हैं। यदि आप उन्हें देखते हैं तो आपके जो ग्रामर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। तो ज़रूर याद रखिए, 2 में बिटवीन, 2 से ज़्यादा में जो है अमंग का आपको यूज़ करना है। 7वां नंबर यहाँ पर दिया है, द वन हैव दे मैच, रीअरेंज द वर्ड्स। इन शब्दों को वापस से जमा कर एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो आएगा दे, जो सब्जेक्ट है। फिर दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब का हम यूज़ करते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब है हैव। फिर थर्ड नंबर पर आती है वर्ब। जो सेंटेंस अरेंजमेंट है उसमें आप ज़रूर याद रखिए, अगर वो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है। सबसे पहले आ गया है यहाँ पर दे, फिर आ गया हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर थर्ड फॉर्म यहाँ पर मैंने आपको बताया हैव, हैज़ और हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही हम यूज़ करते हैं। ये वन द मैच बचा हुआ पीछे चला गया है। तो इस तरह से आप इसे आसानी से जो है हल कर सकते हैं। फिर से देखते हैं, इसे ज़रूर याद रखिएगा आप, एम वोवल नहीं है लेकिन फिर भी वो वोवल की आवाज़ निकाल रहा है, क्योंकि उसका जो पहला अक्षर है एम, ए से शुरू हो रहा है वो। तो आप इसे ज़रूर याद रखें, इसमें सही जवाब जो होगा वो एन होगा। शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादातर जो है आप देखेंगे तो आपको एन ही भरना रहेगा। लेकिन की आवाज़ आ रही है यहाँ पर, तो बट का यूज़ आपको करना है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए यहाँ सम यूज़ करना है, ज़रूर ध्यान रखें इस बात को। क्योंकि का आवाज़ आ रहा है इसलिए बिकॉज जो है सही आवाज़ है। रिक्वेस्ट करने के लिए जो है, परमिशन लेने के लिए आप मे का यूज़ करें। सीता और गीता 2 लोगों की बातें हम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर बिटवीन का यूज़ करना है। अगर ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर आपको अमंग का यूज़ करना है। और इसका अरेंजमेंट मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज़ करें। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला होता है। यहाँ पर खेलने वाले जो हैं वो वे लोग हैं, दे का मतलब होता है वे, तो इसे ज़रूर याद रखें दे। फिर हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, वन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया है, और द मैच बचा हुआ ऑब्जेक्ट जो है उसे आप पीछे रख दीजिए। इसका हिंदी में मीनिंग होगा दे हैव वन द मैच, वे मैच जीत चुके हैं। ये परफेक्ट टेंस बोलते हैं इसे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का मतलब होता है जो काम ख़त्म हो गया है, वे मैच जीत चुके हैं, मतलब मैच जीतने का जो काम है वो ख़त्म हो चुका है। तो आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी देख सकते हैं। आप इन्हें प्रैक्टिस ज़रूर करें। आपने एक बार इन्हें समझ लिया है, आप इन्हें एक दो बार लिख कर भी अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप ज़रूर इन चीज़ों में परफेक्ट हो जाएंगे। और एग्ज़ाम में इन्हीं से मिलते जुलते यदि कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं तो आप ज़रूर उन्हें सही कर पाएंगे। थोड़ा सा मेहनत ज़रूरी है, आप इसे ज़रूर याद रखें। इट इज़ वन टाइम हार्डवर्क एंड लाइफ टाइम प्रॉफिट। एक बार का आपका मेहनत है और ये चीज़ें आपको जीवन भर काम देगी। राइटिंग में भी काम देगी और स्पीकिंग में भी आप इन रूल्स को याद रखकर
जो है सही इंग्लिश बोल सकते हैं। इंग्लिश बोलना और लिखना और सही इंग्लिश बोलना और लिखना छोटा सा अंतर है, बस सिर्फ आपको ग्रामर के जो है नियम मालूम होने चाहिए और उसकी मदद से आप जो सही इंग्लिश बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे से जो नियम है, सिर्फ आपको इन्हें अपने दिमाग में इन्हें बिठाना है, इन्हें एक परमानेंटली जो है कोशिश करें आप 2-3-4 बार रिवाइज कर जो है सेट कर लें माइंड में अपने कि दो लोगों की बात कर रहे हैं तो हमें बिटवीन यूज़ करना है, बिकॉज का मतलब क्योंकि होता है, परमिशन के लिए हमें जो है मे का यूज़ करना है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें सम का यूज़ करना है। इस तरह से जो है आप आसानी से इन नियमों को याद रखकर जो सही इंग्लिश बोल लिख सकते हैं। यदि आप कुछ और इस तरह के बेसिक्स के रूल जानना चाहते हैं तो आप मेरी बुक ले सकते हैं डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश। इसमें मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक के सभी जो हैं रूल्स दिए हुए हैं। इसमें मैंने वर्ड मीनिंग्स, हेल्पिंग वर्ब्स, टेंस और एप्लीकेशंस, नोटिस, कॉन्वर्सेशन, स्पीच, सभी चीज़ें मैंने इसमें रखी है जो इंग्लिश बोलने और लिखने के लिए ज़रूरी होती है। 248 पेजेस आर देयर। A4 साइज़ की ये बुक है, तो आप चाहें तो इसे अमेज़न से ले सकते हैं या इस नंबर पे कॉल करके भी मुझे आप ऑर्डर कर सकते हैं। और स्टडी सेंटर पे भी ये बुक अवेलेबल है, तो आप चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं। इसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश में सभी चीज़ों को जो है स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है। इस तरह कुछ और जो है मैंने पिछले 2015 से 18 तक के पेपर को हल किया है। इसमें डू एज डायरेक्टेड, फिल इन द ब्लैंक्स और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, मैंने तीनों को हल किया है अलग अलग। आप चाहें तो इसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे चैनल का नाम लिखा हुआ है डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप जो है मेरे चैनल में चले जाएंगे। वहाँ आप प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर आपको जो है स्टेप बाय स्टेप जो है सारे वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगे। सो आई होप दैट ये वीडियो आपकी ज़रूर मदद करेगा परीक्षा में अच्छे नंबर पाने के लिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पढ़ें पढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।